नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक और क्लास में। और इस क्लास में हम जानेंगे हिंदी भाषा के वर्गीकरण के बारे में कि हिंदी भाषा का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, ठीक है, और कैसे होता है। इससे जो पहले हमारी क्लासेज हुई हैं उनमें हमने हिंदी को एक सीक्वेंस वे में पढ़ना शुरू किया है। अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन क्लासेज को एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हिंदी में इतना अच्छा कर दूंगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा, बशर्ते आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम जानेंगे वर्गीकरण के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण है, यानी भाषा का जो वर्गीकरण है, वो दो प्रकार से माना गया है। पहला वर्गीकरण है इसमें आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण है। आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण, इस आकृतिमूलक को ही हम कहते हैं रूपात्मक वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा है हमारा पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण क्या होते हैं इन्हें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कई बार परीक्षा में, ठीक है। तो देखो, जो आकृतिमूलक वर्गीकरण है यह शब्दों व वाक्यों की बनावट के आधार पर होता है। जो आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण होता है ये शब्दों या वाक्यों की बनावट के आधार पर होता है। अब ये कैसे होता है ये हम जानेंगे। तो इसमें दो प्रकार के वर्गीकरण होते हैं। इसमें भी आकृतिमूलक वर्गीकरण है, इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है योगात्मक भाषाएं, दूसरा है अयोगात्मक भाषाएं। अभी इससे जो पहली क्लास हुई है उसमें मैंने आपको संयोगात्मक और वियोगात्मक भाषाओं के बारे में बताया था, है ना। जो अपनी संस्कृत भाषा है वो संयोगात्मक भाषा है, लेकिन जो हिंदी है वो हमारी वियोगात्मक भाषा है, ठीक है। संयोगात्मक को ही हम योगात्मक कहते हैं और वियोगात्मक को ही हम अयोगात्मक कहते हैं। इसमें योगात्मक की बात करें, योगात्मक को हम कहते हैं अश्लिष्ट योगात्मक। इसके तीन रूप हैं, योगात्मक भाषा के तीन रूप हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसमें पहला है अश्लिष्ट योगात्मक, दूसरा श्लिष्ट योगात्मक जिसके अंतर्गत आती है हमारी संस्कृत भाषा, ठीक है। तीसरा है प्रश्लिष्ट योगात्मक। ये इन तीनों योगात्मक, इन तीनों भागों को हम अलग से डिस्कस करेंगे आगे आगे की स्लाइड में, ठीक है। अब बात करें हम अयोगात्मक भाषा की। जो हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी अयोगात्मक भाषा है, ठीक है। अयोगात्मक भाषा में हमारी हिंदी आती है। अयोगात्मक भाषा में क्या होता है कि जैसे इसमें मूल शब्द और इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो संयोगात्मक या योगात्मक भाषा में बोलूँ उसमें हमारे जो मूल शब्द हैं, यानी जो मूल शब्द और कारक चिन्ह मिश्रित होकर रहता है, यानी एक ही रूप में रहते हैं। जैसे संस्कृत में मैंने एक शब्द दिया युधि, युधि में मूल शब्द और कारक चिन्ह छिपे हुए हैं, ठीक है। मूल शब्द में ही कारक चिन्ह छिपा हुआ है युधि में। लेकिन अगर अयोगात्मक की बात करें तो अयोगात्मक भाषा में जो मूल शब्द होता है वो अलग हो जाता है और जो कारक चिन्ह होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें मूल शब्द और कारक चिन्ह दोनों अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लें हम, कौन कौन सी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो चीनी भाषा आती है, सूडानी भाषा आती है, तिब्बती भाषा आती है और अपनी हिंदी भाषा तो आती है, ठीक है। चलिए अगर चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम एक एक करके इन्हें जानेंगे कि ये अश्लिष्ट योगात्मक क्या होती हैं, श्लिष्ट योगात्मक क्या होता है और प्रश्लिष्ट योगात्मक क्या होता है। आइए जानते हैं अश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक क्या होता है, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय प्रत्यय या उपसर्ग अलग अलग होते हैं, ठीक है। मूल शब्द जिसमें प्रत्यय या उपसर्ग लगा होता है, जैसे मूल शब्द, इसके जो मूल शब्द होता है उसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मूल शब्द के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, भले ही हम उसमें प्रत्यय लगा दें या उपसर्ग लगा दें। जैसे हमारे पास एक शब्द है, मूल शब्द है समय। समय हमारे पास एक मूल शब्द है और इस मूल शब्द में हमने लगा दिया एक उपसर्ग अ उपसर्ग लगा दिया, लेकिन ये तो समय था। अ उपसर्ग लगाने से क्या बन गया, ये शब्द असमय, असमय बन गया। लेकिन जो इसका मूल शब्द है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं आया है इसके मूल शब्द में, इस मूल शब्द के स्वरूप यानी समय में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे यहाँ पर यह लिखा है विभाग, विभाग, इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो है हमारा भाग और इस भाग में हमने वि उपसर्ग लगा दिया है। लेकिन वो वि उपसर्ग लगाने से भी इसके जो मूल शब्द है इसके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे पहले भाग लिखा था वैसे ही अब भी भाग ही लिखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन सी भाषा आती है, तो वो आती है तुर्की भाषा,
कौन सी भाषा आती है? तुर्की भाषा आती है। ठीक है, अब हम बात करें श्लिष्ट योगात्मक की। दूसरे नंबर पर आती है श्लिष्ट योगात्मक। श्लिष्ट योगात्मक में क्या होता है कि इसमें हमारे मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। इसके अगर मूल शब्द में हम कोई प्रत्यय या उपसर्ग लगाएं तो इसका जो मूल शब्द है वो बदल जाता है। सीधी भाषा में ये कहूँ कि एक मूल शब्द कोई ले लो और उसमें कोई प्रत्यय या कोई उपसर्ग लगा दो तो जो मूल शब्द है वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिया विज्ञान। विज्ञान मूल शब्द है, इसमें हम जब एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये वैज्ञानिक शब्द बन जाता है, यानी जो विज्ञान था वो वैज्ञानिक हो गया। किस कारण? जब हमने इसमें एक प्रत्यय लगाया है। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इतने अच्छे से संधि पढ़ा दूंगा कि आपका एक भी संधि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे बन गया, लेकिन जब हम संधि पढ़ेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा इसमें मूल शब्द है इतिहास, और इस इतिहास में हमने लगाया है एक प्रत्यय। इसमें एक प्रत्यय लगाने से ये शब्द मूल शब्द जो है वो बदल गया, वो बन गया ऐतिहासिक। यानी क्या बन गया? ये विशेषण बन गया। संज्ञा में एक प्रत्यय लगा दिया तो ये विशेषण बन गया ऐतिहासिक। ठीक है, विज्ञान एक संज्ञा थी, इसमें प्रत्यय लगा दिया तो एक वैज्ञानिक शब्द बन गया। ठीक है, ये विशेषण ऐतिहासिक विशेषण बन गया। तो श्लिष्ट योगात्मक में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? वो आती हैं हमारी संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, सामी हामी भाषा। ठीक है, और भारोपीय भाषा परिवार की जितनी भी भाषाएं हैं वो श्लिष्ट योगात्मक में आती हैं। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत कितनी भाषाएं आती हैं वो हम आगे की क्लासेज में डिस्कस कर लेंगे। जितनी भाषाएं आती होंगी वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्लिष्ट योगात्मक की। प्रश्लिष्ट योगात्मक क्या होता है? इसमें जो मूल शब्द होता है और प्रत्यय, इसमें जो मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग नहीं किए जा सकते। जैसे ये लिखा है जिगमिस्ती। जिगमिस्ती का मतलब है वह जाना चाहता है। इसमें हम मूल शब्द की पता ही नहीं है कि इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है। ठीक है, यानी प्रश्लिष्ट योगात्मक वही होता है जिसमें हम मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जिगमिस्ती, इस जिगमिस्ती का ही मीनिंग है वह जाना चाहता है। नोट पॉइंट यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य का ही अर्थ दे देता है। यानी प्रश्लिष्ट योगात्मक में ऐसे शब्द आते हैं जो एक शब्द ही पूरे वाक्य का मीनिंग दे देता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, एक ही शब्द है ना, ये जिगमिस्ती, तो ये पूरे वाक्य का सेंस दे रहा है। देखो, वह जाना चाहता है, वह जाना चाहता है, इसको एक ही शब्द में समेट दिया जिगमिस्ती में। ठीक है, अब हम जानेंगे विश्व के कुछ प्रमुख भाषा परिवारों के बारे में। ठीक है, तो विश्व के कुछ प्रमुख भाषा परिवार, ये जो है वो ऐतिहासिक वर्गीकरण है। अभी तक हमने आकृतिमूलक वर्गीकरण पढ़ा था। ये तीनों आकृतिमूलक वर्गीकरण के ही भेद हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? योगात्मक वर्गीकरण और अयोगात्मक वर्गीकरण। ठीक है, ये कवर कर लिए। अब हम जानेंगे विश्व के कुछ भाषा परिवार। विश्व के कुछ प्रमुख भाषा परिवार हैं वो ऐतिहासिक वर्गीकरण की दृष्टि से वो हैं कितने? 12। तो आइए एक एक से इन्हें डिस्कस करते हैं। वैसे इन्हें पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पढ़ सकते हैं। जिसमें पहला आता है ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, दूसरा आता है द्रविड़। द्रविड़ जो दक्षिण भारत में बोला जाता है। ठीक है, चीनी। अगला है हेमेटिक सेमेटिक, जिसकी अरबी भाषा है। भारोपीय भाषा इन सभी भाषा परिवारों में सबसे बड़ा है भारोपीय भाषा परिवार। ये प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा भारोपीय भाषा परिवार। अगला है काकेशियन, नेक्स्ट बुशमैन, अगला वांटू। ठीक है, अगला है मलय पॉलिनेशियन, जापानी कोरियाई, अगला है पापुई, और अंतिम है यूराल अल्टाइक। ये हमारे कुछ विश्व के प्रमुख भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो घबराना मत। देखो, जब हम किसी चीज़ को जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसमें समय लगता है चीज़ों को समझने में। ठीक है, जब हमारे मम्मी पापा जब हमें सुबह जगाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्यों जगा रहे हैं। लेकिन जब हम जाग जाते हैं और कोई अच्छा काम हो जाता है तो हम कहते हैं ना कि अच्छा हुआ कि मम्मी पापा ने आज जगा दिया। तो घबराओ मत मेरे भाई, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी आपके लिए ये नया होगा, लेकिन आप एक दो बार इसे देखेंगे ना तो आपका सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।